व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया उद्घाटन। देश भर में एक साथ हो रहे उद्घाटन कार्यक्रम। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, आरोग्य मंदिर वास्तव में स्वास्थ्य का मंदिर है। 3 महीनों में 1139 केंद्र खोलने का लक्ष्य। न्यायमूर्ति वर्मा नगद चार्ज मामले पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। जज को सुने बिना लिया गया फैसला, ये चौंकाने वाला है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर आज की खबरों पर विस्तार के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक विशेष पहल के तहत हजारीकोट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मुझे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के तहत शुरू की गई इस विशेष पहल के अंतर्गत यहाँ एक आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली भर में आज एक 733 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर देश भर के विभिन्न स्थानों से लाइव विजुअल्स दिखते रहे, जहाँ हमारे मंत्री, सांसद और विधायक इन केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। आपने शर्मा जी की उस बात का जवाब दे दिया कि मैंने इस स्थान को ही क्यों चुना आज के मेरे उद्घाटन वाली जगह के लिए कि जहां मुझे आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करना था। मैं आज दिल्ली में हो रहे आरोग्य मंदिर 33 जगह पे नए योजना के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष कल्पना के जन औषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर, दिल्ली में 33 जगह पे आरोग्य मंदिर और 17 जगह पे जन औषधि केंद्र आज एक ही समय में खोले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि स्क्रीन वही चलती रहे जो अलग अलग स्थानों पे आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए, जिन्होंने इतने छोटे से समय में इस प्रकार से सुंदर आरोग्य मंदिर, जिसमें विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जनता को दी गई है जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं थी। आज इस मंच पे उपस्थित मेरे साथी, हमारी टीम के सदस्य, विधानसभा में चीफ विप और लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी जो इस कोर्ट के सदस्य भी हैं, हमारे स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार जी, आदरणीय संजय गर्ग जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। DK शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं बार काउंसिल के, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। दानिश जी जो हमारे विशेष सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे काम को सिरे चढ़ाया, आपका भी मैं अभिनंदन करती हूं। अमोल श्रीवास्तव जी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी विशेष अतिथिगण, विकास गोयल जी, अरविंद गर्ग जी और सभी, रति मक्कड़ जी। साथियों, बार बार एक विषय दिल्ली में चल रहा था, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक क्या था, उसकी हालत मुझसे बेहतर आप सभी बता सकते होंगे। और अब अगली खबर। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, आरोग्य मंदिर वास्तव में स्वास्थ्य का मंदिर है। 3 महीनों में 1139 केंद्र खोलने का लक्ष्य सामने। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने राजधानी में एक 733 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा, आरोग्य मंदिर वास्तव में स्वास्थ्य का मंदिर है और इसका नाम बहुत सुंदर तरीके से चुना गया है। दिल्ली में इतिहास रचा जा रहा है। कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीनों में राजधानी में 1139 आरोग्य मंदिर खोले जाए। उन्होंने बताया कि उनके करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 5 स्थानों की पहले ही पहचान कर ली गई है, जहां नया आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं। ये भी मंदिर ही है, आरोग्य मंदिर, इसका नाम बहुत ही सुंदर नाम रखा गया है। देखिए, आज दिल्ली में एक इतिहास रचा जा रहा है। दिल्ली में इस समय 33 जगहों पर इसी प्रकार के आरोग्य मंदिर एक साथ
खोले जा रहे हैं और अगले 3 महीने के अंदर, 3 महीने का टारगेट है 1139 आरोग्य मंदिर 3 महीने में दिल्ली में खोले जाएंगे। 1139। हमारी करावल नगर विधानसभा में 5 जगहों पर जगह की पहचान कर ली गई है और हमारा प्रयास ये है कि हम कम से कम हर वार्ड में 2, ये हम लोग अगले 3 महीने के अंदर हर वार्ड में कम से कम 2 आरोग्य मंदिर खोले। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम करेंगे। कम से कम 1 की जगह की पहचान तो अभी से भी कर ली गई है। और ये आरोग्य मंदिर जो अभी मास्टर सत्यपाल जी कह रहे थे कि पिछली सरकारों में हमने 10 साल में क्या देखा, टीन का डब्बा रखा, डब्बे में एक डॉक्टर बैठाया, वो भी ना दवाई दे रहा ना टेस्ट कर रहा, और पर मरीज उसको पेमेंट मिल रहा है और वो नकली पर्चियां बना रहा है। और जांच के लिए वो कह रहे हैं कि प्राइवेट पे जाओ, और प्राइवेट वाले से भी वो नकली बिल बना रहा है प्राइवेट वाला। और एक मामला ऐसा सामने आया कि एक मोबाइल नंबर जो कि चलता भी नहीं, वो मोबाइल नंबर को मरीज के नाम दिखाए, वो अब्दुल्ला का भी वही नाम और मोहन का भी वही नाम और राम का भी वही नाम और श्याम का भी वही, सबका वही मोबाइल नंबर। 11,000 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर, और उनका इलाज का भी पैसा ले लिया और टेस्ट का भी पैसा ले लिया। ऐसा भयानक घोटाला पिछले 10 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य के नाम पे किया गया। दिल्ली के अस्पतालों की हालत आज ऐसी है कि अगर आपको पट्टी कराना हो तो पट्टी का दवाई का सामान नहीं है अस्पतालों में। ऐसी स्थिति दुर्गति करके रख दी गई। एक बेड पे 4 मरीज हम सब ने देखे हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, और ऊपर से करोड़ों का विज्ञापन। अब उसको बदलने का समय आ गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया, पहले दिन से दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया रेखा गुप्ता जी इस मिशन पे लग गई हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य के सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी पहले दिन से मिशन लेकर चल रहे हैं और उसकी ये शुरुआत है। अभी हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 नए हॉस्पिटल, जिनमें से 12 नए अस्पताल इसी साल दिल्ली में खुल जाएंगे। बड़े अस्पताल 12, पिछले 10 सालों में एक भी नहीं खुला दिल्ली में नया अस्पताल। हम इस 1 साल में 12 खोलेंगे। और करावल नगर विधानसभा में भी डीएम साहब से भी मेरी बात हुई है और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी। जो एजुकेशन की जमीन पड़ी हुई है, जहाँ स्कूल बन गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी जमीन है, हम उसको हेल्थ में ट्रांसफर करा के एक बड़ा अस्पताल करावल नगर विधानसभा में भी लाने के लिए संकल्पित है। और अब अगली खबर, न्यायमूर्ति वर्मा नगद जांच मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने कहा, आपने एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ बिना किसी जांच और प्रक्रिया के फैसला ले लिया, उस जज को तो सुना तक नहीं गया, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से इस मामले में राजनीतिक वर्ग को भी घसीटा गया है और ये सरकार एक जज को बचा रही है। अब तक हुए भी महाभियोग मामलों की तुलना में ये मामला पूरी तरह से अलग है। रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी, किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि एक अपर डिवीजन क्लार्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था।
सुनवाई भी नहीं हुई। And unfortunately, the political class has got into the act. And this government is protecting a judge against whom no evidence is required. I just want to explain to the people of this country that for all impeachments in the past, the case here is entirely different. And it is different for one simple reason. In all those impeachments, take the case of Justice Ramaswamy. The facts were not in dispute. There was no dispute on facts. There was no allegation of corruption. The allegation was that he had ordered a carpet, and the carpet was, as I explained before Parliament at that time when I appeared before them, the carpet always is ordered in square form, as you know. But the dining room was oval. So the finding was that, you know, what you ordered is not what was in the dining room. Naturally, it would not be. ऐसे आरोप थे. Facts were not in dispute. In Justice Gogoi's case, I need not say anything more. In Sumitra Sen's case, again, facts were not in dispute because as a lawyer, he was an official liquidator. And और अब अगली खबर, केंद्र सरकार की जातिगत जल सर्वेक्षण नीति पर पवन खेड़ा का निशाना। कहा, सरकार प्रेस विज्ञप्तियों से नहीं अधिसूचनाओं से चलती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर दोहरापन अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, सरकारें प्रेस रिलीज से नहीं चलती, सरकारें अधिसूचना और सरकारी आदेशों से चलती है। अक्टूबर 2024 में जारी तेलंगाना सरकार की अधिसूचना में 3 जगह जाति शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। इससे साफ है कि हर जाति समूह पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह असली मंशा होती है जो तेलंगाना सरकार के आदेश से स्पष्ट होती है। Governments are not run through press releases. Governments are run, the decisions are declared through notifications, through government orders. Here is the Telangana GO in October 2024. And this clearly states on 3 places the word caste. So if the survey, the socio-economic survey is being done, it is being done on every caste group. This is the real intent which can be seen through this GO. Now here is the Government of India notification of yesterday. Where is the word caste? Where have they written socio-economic survey of caste groups? They haven't. So this also shows that since the BJP has always been opposed to socio-economic survey of castes, different castes, we suspect their intentions always. And these questions will be raised on the BJP because, as I said, their intentions were always suspect. So why are you emphasizing on Telangana model? For the simple reason that Telangana is a bottom-up survey. Every single resident of Telangana was involved. And therefore the report is quite accurate. Based on that report, the government of Telangana has already taken appropriate steps in the direction of social justice, in the direction of economic justice. You can see the whether it's the reservation, whether it's accommodating different groups, giving them representation in government, you will see Telangana government has already taken those steps. Therefore, that's a successful model and we expect the government of India to emulate that model. And what if the government does not agree to this, that they by accepting the Telangana model? So what the options the Congress party? Well, people will know. People will know that here is a party, the ruling party, which is not serious about anything. It just does lip service to social justice and economic justice and political justice. My last question is to you, because yesterday the BJP held a press conference and Bhupen Yadav, the senior leader of the BJP, accused Congress party for misusing the taxpayers' money of 165 crore rupees on the survey did in the. I mean, they are not even they don't even have the courage to mention the word caste in their notification for the census, and they are pointing fingers at a party which has not just done it very successfully in Telangana, which is also following it up and is now ensuring that the Telangana model is followed even in Karnataka. और अब अगली खबर, जयपुर राजस्थान में केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए पायलट को पत्नी ने दी भावभीनी विदाई।
राजस्थान के जयपुर में बेहद भावुक और गमगीन रहा जब लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने अपने पति सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी। राजवीर सिंह चौहान उस हेलीकॉप्टर के पायलट थे जो 15 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हजारों नम आंखों के बीच शहीद पायलट को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। विदाई के इस क्षण में उनकी पत्नी, खुद एक सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान का दर्द हर किसी की आंखों में उतर आया है। और अब अगली खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 4 आरोपियों को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए चेरापूंजी ले जाया गया है। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी सहित 4 गिरफ्तार आरोपियों को चेरापूंजी ले जाया गया, जहां अपराध स्थल का पुनः निर्माण किया जाएगा। इस दौरान शिलोंग के सदर थाना परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके से जो दृश्य सामने आए उनमें देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आरोपियों को पुलिस वाहन में चेरापूंजी के लिए रवाना किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन से हत्या की परिस्थितियों को लेकर कई अहम सुराग सामने आ सकते हैं। चेहरा पे फोकस करना बस। एक हाथ खराब नहीं हो गया और नहीं रास्ता छोड़ दो, आने जाने दो। दोनों फोटोग्राफी kamu itu lu
और अब अगली खबर, भाजपा पर बड़ा हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने की कसम खा ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने की शपथ ले रखी है। जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि यह सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उनके अनुसार इसके बाद से भाजपा नेताओं द्वारा अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। आरएसएस की नर्सरी है मध्य प्रदेश। ऐसा समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस सब प्रदेश के सामने एक तरह से स्थापित करने में लगे रहते हैं। जैसा कि प्रभारी महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कसम खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम कैसे करें। जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में अंबेडकर 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 क्या करते हो, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, निर्देश दिया, तब से बीजेपी के लोगों ने कसम खा ली कि हमें अंबेडकर जी का अपमान करना है। हो गया, मैं उठ जाऊंगा जब, है ना, मैं चलो अब थोड़ी मदद कर दो। तो मैं बता रहा था, जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में शुरुआत की बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में एक तरह से इसको प्रयोग के रूप में ले लिया है। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता, असली संस्थापक बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, वो बीएन राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। और फिर ऐसे में देशभक्त, संविधान के मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम वो विचार जो बाबा साहब अंबेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो लोग चुप बैठेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर अगली खबर पर। शिवसेना नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। G7 पहले बुलाया ही नहीं गया, फिर बुलाया, कनाडा के कैबिनेट ने अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में आयोजित G7 समिट में शामिल होने को लेकर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा, G7 की किसी को परवाह नहीं, पहले पीएम मोदी को न्योता नहीं मिला था, बाद में बुलाया गया, कनाडा कैबिनेट मंत्रियों ने उनका अपमान किया, फिर भी वो वहां चले गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। संजय राउत ने आगे सवाल उठाते हुए कहा, क्या मोदी जी ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय क्यों लिया? में शामिल हुए, क्या आपको लगता है 20 सदी में अभी कुछ सुधार होगा, कुछ नया हमें देखने मिलेगा? कौन पूछता है G7 को आजकल? G7 में मोदी जी गए, उनको पहले नहीं बुलाया था। मोदी वेटिंग पे थे, बाद में उनको बुलाया गया, उनको भी बहुत विरोध हो गया उधर। कनाडा की कनाडा की कैबिनेट ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपमानित किया और हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए। ये देश का अपमान है, मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। और जाकर क्या किया उधर? कौन सी भूमिका ली है? ईरान इजरायल का युद्ध चल रहा है, अब तक कुछ ने आपने सुना है? नहीं सुना ना। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां थे, प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी ने पूछा वहां जाकर कि आप ये कैसे बोलते हैं भाई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, मेरे सामने बोलो। ये बोलने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई वहां जाकर कनाडा में।
नहीं दिखाई। छोड़ दीजिए, साइप्रस गए थे, फिर और किसी देश में गए थे, यहाँ लोग मर रहे। उनके गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, अब तक चिताएं जल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री एक चीफ मिनिस्टर मर गए और मोदी जी साइप्रस में। और अब अगली खबर, सिविल अस्पताल के बाहर भावुक दृश्य। एयर इंडिया विमान हादसे से पीड़ितों के शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जारी है। अस्पताल के बाहर से जो दृश्य सामने आए हैं वे बेहद भावुक कर देने वाले हैं। परिजन अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर को पहचान कर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 270 लोगों की जान जा चुकी है। शवों की शिनाख्त डीएनए मिलान के जरिए की जा रही है, जिससे परिजनों को उनके प्रियजनों के बारे में सुनिश्चित जानकारी दी जा सके। अधिकारियों के मुताबिक शवों की सुपुर्दगी पूरी सावधानी और सम्मान के साथ की जा रही है। अस्पताल और प्रशासन के कर्मचारी लगातार मदद में जुटे हुए हैं ताकि ग्रीविंग फैमिलीज को हर संभव सहयोग मिल सके। भैया यार इस फैमिली की शॉर्ट है यार, सारे ले लिया मैंने। ले लिया भाई, उधर ही था। शौरिंग जिसने नाम लिया ना, शौरिंग है, उसका कोई बेटा है क्या देखना पड़ेगा। और अब अगली खबर, अब तक 135 लोगों की डीएनए से पहचान हुई। 101 शव परिजनों को सौंपे गए। सिविल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी की टिप्पणी। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सिविल अस्पताल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब तक 135 लोगों की पहचान डीएनए मिलान के माध्यम से हो चुकी है, जिनमें से 101 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन 101 में से 5 लोग विमान में यात्री नहीं थे, यानी वे अन्य तरीके से हादसे का शिकार हुए। बाकी 12 पीड़ितों के परिजन जल्द ही उनके पार्थिव शरीर को लेने पहुंचने वाले हैं, जबकि 5 अन्य मामलों में प्रक्रिया प्रगति पर है। आपकी तरह मुझे बहुत सारे रात को भी फ़ोन आए थे कि जैसे अभी हमने ये मैसेज आया कि 2 और डॉक्टर की मौत हुई है। मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, बीजे मेडिकल कॉलेज के 4 स्टूडेंट की जो डेथ हुई है, जो आप सब जानते हो, उसमें एक भी अंक बढ़ा नहीं है। जो 2 डॉक्टर की आप बात कर रहे हो, उसमें से एक डॉक्टर सूरत के हैं, जो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, वो पास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बहन को मिलने आए थे, जो हमारे एक न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट की वाइफ थी, उनका भाई थे और उनको मिलने आए थे। वो उनका नाम है। और दूसरे जो डॉक्टर हैं, दे वेर आई थिंक इन अ फ्लाइट, सो वो हॉस्टल में नहीं हुआ है और वो भी हमारे स्टूडेंट नहीं है। आसपास थे,
सर, जो 5 मृतदेह प्लेन में सवार नहीं थे ऐसे भी सौंपे गए हैं, इनमें कौन स्थानीय लोग थे? और स्थानीय डॉक्टर नहीं स्थानीय लोग, इनमें से कोई डॉक्टर या कोई नहीं? बीजे मेडिकल से स्थानीय પડકાર શું આવી રહ્યો છે ડીએનએ મેચિંગમાં આ પ્રક્રિયામાં પડકાર શું આવે? કારણ કે માનવ અંગો થોડા મળી રહ્યા છે, કોઈના એકના વ્યક્તિના 4 મળી રહ્યા છે, કોઈનું એક જ મળી રહ્યું છે. તો પડકાર શું છે આપણી ટીમ માટે? પડકાર છે જ, કેમ કે જ્યારે ઘણા બધા લોકોનું મેચિંગ કરવાનું, અમે ગઈકાલે ડિટેલમાં કહેલું કે જ્યારે પહેલું મેચિંગ ચાલુ થાય એને ઘણા બધા લોકો સાથે કન્ફર્મ કરવાનું હોય છે. એ જ રીતે જેમ જેમ પ્રક્રિયા વધે ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ આપણને સામે આવતા જાય. પરંતુ જેમ આપે કહ્યું એમ ઘણી બધી વખત કેટલી બેગ્સ છે અને દરેકે દરેક બેગ્સમાં કે એ દરેકને અલગ વ્યક્તિ ઓર અલગ ટિશ્યુ તરીકે જોવામાં આવે છે, એટલે એ બધામાંથી પણ સેમ્પલ લેવા પડે અને મેચ કરવું પડે. ડેફિનેટલી પડકારજનક છે, પરંતુ એવું કહીશ કે એફએસએલની ટીમ અને એનએફએસયુ ખૂબ સુંદર અને ખૂબ ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને આપણને રેગ્યુલર બેઝ પર અપડેટ મળે છે. એ જ સાથે અહીંની જે સિસ્ટમ ગોઠવેલી છે, ઇમિડિયેટલી કોલ જાય સગાને, જ્યારે આવવું હોય ત્યારે એમને સગવડ પ્રમાણે એ લોકો આવે અને અહીં આપણે એને 100% આસિસ્ટ કરીએ. પ્રશાસને તંત્રે પણ એવી ગોઠવણ કરી છે કે પીઆરઓસ કાઉન્સિલર્સ એમની આસપાસ રહે, પ્રોસેસ પૂરી થાય, આખી ફાઇલ તૈયાર થાય અને પછી એમને સન્માનભેર માનભેર એમને એમ્બ્યુલન્સમાં રાખી પાયલોટિંગ કાર સાથે એમ્બ્યુલન્સ અને પાછળ ફેમિલી કાર એવી વ્યવસ્થા કરી અને જે તે જગ્યા પર એમને પહોંચાડી એમના એમ કહીશું એમના પર, અને પછી એમની બાકીની પ્રક્રિયામાં પણ ત્યાંનું લોકલ તંત્ર, કલેક્ટર સાહેબની ઓફિસ હોય કે મામલતદાર સાહેબને, એ બધા જ એમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. ખૂબ ભાવ લેવો છે કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ પ્રશાસનનો કોશિશ કરી રહ્યો છે કે આ જે અનફોર્ચ્યુનેટ ઘટના ઘટી છે, આ જે લોકોએ પોતાના સ્વજનને આવી રીતે ગુમાયા છે, એમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન થાય એમને આસિસ્ટ કરવા માટે આખું તંત્ર લાગેલું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો જે રીતે કામ ચાલી રહ્યું છે, ખૂબ સુંદર રીતે બધા એમને મદદ કરી રહ્યા છે કે એમની તકલીફ ન પડે. हमने जैसे मैंने अभी बताया 135 लोगों का डीएनए मैच हो गया है, जिसमें से 101 परिवार को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है. उस 101 में 5 लोग हैं जो पैसेंजर नहीं थे, इसका मतलब कि आसपास के लोग होंगे. बाकी जो बचे 34 उसमें से 12 फैमिलीज कुछ ही घंटों में अपने स्वजन का पार्थिव देह ले जाएंगे. 5 लोग अभी फिलहाल प्रोसेस में हैं और बाकी के 17 ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई और मेंबर, फैमिली का मेंबर का डीएनए मैचिंग होना बाकी है. तो इस हिसाब से ये 34 होते हैं. और इसका अगर देखा जाए ब्रेकअप, तो उदयपुर से जैसे 2 है, बड़ौदा से 13, खेड़ा से 10, अहमदाबाद से 30, महसाणा से 5, बोटाद से 1, जोधपुर 1, अरवली 2, आनंद में 9, भरूच में 4, सूरत में 3, गांधीनगर 5, महाराष्ट्र मुंबई मिला के 4, दीव में 4, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, महिसागर, भावनगर, पटना, राजकोट एंड नडियाद, ये सब में से 1. इस हिसाब से अभी की परिस्थिति है और जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपसे बात करेंगे. और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. भाजपा सांसद मनोज तिवारी का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ दूरता से खड़ा है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता रहेगा. उन्होंने कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ पूरी दूरता से खड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां लगातार करता रहता है. दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है, भारत उसका विरोध करता है. मनोज तिवारी ने कहा जैसे इजराइल हमास के आतंकवाद का सामना कर रहा है, वैसे ही भारत भी ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है. देखिए, भारत आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद को चोट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी चला रहा है. तो दुनिया के किसी कोने में भी जहां आतंकी ढंग से किसी भी देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई करेगा, भारत उसके खिलाफ में खड़ा होगा. जो हमास के आतंकवाद को झेला है इजराइल ने, उसके लिए भारत उन आतंकवादियों के विरुद्ध खड़ा है और भारत दुनिया के हर आतंकी घटना के अंदर जब भी अपना प्रकाश डालेगा तो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का निर्णय लेकर के ही हाथ डालेगा. आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे दिल्ली में 1500 बनने वाले हैं,
1500 का मतलब कि लगभग हर विधानसभा में 15 से ज़्यादा ही। और ये वो आरोग्य मंदिर हैं जो नरेंद्र मोदी जी की कल्पना से बन रहे हैं। जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री जी के लगातार सुपरविज़न में और हमारी दिल्ली में हम इसको आज यानी जून का 17 जून को जैसे मैं यहाँ पे उपस्थित होकर के आरोग्य मंदिर का यमुना विहार में शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे साथ अजय महावर जी हैं, सत्या शर्मा जी हैं, हमारे जोन चेयरमैन, हमारे डीसी, सब अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, लोकल पार्षद प्रमोद जी। आपको जान के कितनी खुशी होगी कि अब इस आरोग्य केंद्र में लोगों का टेस्ट भी होगा, लैब भी है, दवाइयाँ भी है और ज़रूरत पड़ने पे किसी बड़े अस्पताल में भेजने की व्यवस्था भी है। तमाम किसी भी तरह की परेशानी हो, आपको एक छोटा सा पेन भी होता है, आप आरोग्य मंदिर में आइए और ये मंदिर आपको निराश नहीं करेगा, आपको आरोग्य करके भेजेगा, इसकी गारंटी है। और नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो आज रेखा जी ने भी संबोधित किया है सबको, सभी लोगों ने सुना है और हम इस समय ट्रिपल इंजन सरकार, अब एमसीडी में हमारे मेयर हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हम इसका असली लाभ दिल्ली को इस एक साल में, आने वाले एक साल में इसकी झलक दिखेगी आपको। और आज हम इन आरोग्य मंदिर का लगभग 35 जगह पे लोग उपस्थित हैं, 70 शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी हम इसको 1500 दे करके दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, इलाज के लिए अगर लोगों का जमीन जायदाद घर बिकने लगे तो निश्चित रूप से उस सरकार ने अपनी जमीर बेच रखी होगी। आज रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में और हम दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा समय लगेगा, फिर भी हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य रक्षा के लिए, निरोग रहने के लिए लोगों को घर द्वार बेचना नहीं पड़ेगा। और अब अगली खबर, दिल्ली में बाबर रोड पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा का बड़ा दावा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने बाबर रोड पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीच ईंधन को लेकर हुई राजनीतिक चर्चा पर भी प्रतिक्रिया दी। परवेश वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को 2400 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डर था कि इससे प्रधानमंत्री को फायदा होगा। आज उसी पैसे का उपयोग करके हमने आयुष आरोग्य मंदिर बनाया है जहां सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक 33 आरोग्य मंदिर खोल दिए गए हैं और आने वाले समय में और भी खुलेंगे। हर वार्ड में 4 से 5 आरोग्य मंदिर और हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2400 करोड़ रुपया केजरीवाल जी को दिया था, मगर उन्होंने एक भी रुपया का कोई उपयोग नहीं किया। उनको लगा कि इसमें प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा, अगर गरीब आदमी मरता है तो मरे। आज उन्हीं पैसों का उपयोग करते हुए हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में उनको बढ़िया किराया देने के लिए खुले हुए थे, जहाँ पर कुत्ते सोते थे, गाय घूमती थी, जहाँ पे शराबी लोग बैठते थे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में मैंने इतने लोगों से पूछा कि कभी आप गए, तो एक भी व्यक्ति ने बोला हम नहीं गए। आज आपने भी, सारी मीडिया ने भी आरोग्य मंदिर अंदर से देखा होगा, कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पे टेस्ट हैं, कितनी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139। और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं जहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, वो भी दिल्ली में नहीं खुले, तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे, और ताकि जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उनमें ज़्यादा लोड ना आए और इन्हीं अस्पतालों में, मोहल्ले के बीच में, सारी कॉलोनियों के बीच में लोगों को ये सुविधा मिले। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। ये सारे फंड को 100% इसका उपयोग किया जाएगा। कोई भी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा।
सारा पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा, जनता के लिए। और मैंने ये भी कहा, भगवान न करे आरोग्य मंदिर में किसी को जाने की जरूरत पड़े। मैं जब भी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूँ तब यही कहता हूँ कि भगवान करे इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहें। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये जनता को हम कोई ये खोलकर उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। सारे टैक्स पेयर मनी का हम एक सही उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, ये जनता का अधिकार है। और अब अगली खबर, महाराष्ट्र से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की क्रू मेंबर मैथिली पाटिल के शव न्हावे गांव में परिजनों को सौंपे गए। लंदन जा रही एयर इंडिया विमान हादसे में मृत क्रू मेंबर मैथिली पाटिल के पार्थिव शरीर को उनके उन्हावे गांव रायगढ़ महाराष्ट्र में परिजनों को सौंपा गया। परिजन और गांव के लोग शोकाकुल हैं और उन्होंने मृतक के लिए प्रार्थना की। हादसे ने पूरे परिवार और समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को हर प्रकार की सहायता का भरोसा दिलाया और मृत मैथिली पाटिल की याद में पूरे गांव में शांति और श्रद्धांजलि का माहौल है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में G7 समिट में पहुंचने पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि ये भारत के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में आयोजित G7 समिट में पहुंचने पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत के लिए एक बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को साइप्रस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। शहनवाज हुसैन ने कहा पीएम मोदी को G7 का सदस्य न होने के बावजूद इस समिट में आमंत्रित किया गया, जो भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है। वे इस समिट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला समिट है, जहां अन्य नेता उनकी तारीफ करेंगे। देखते हैं नहीं, प्रधानमंत्री जी का साइप्रस का दौरा बहुत अच्छा हुआ है। साइप्रस का सबसे बड़ा सम्मान उनको मिला है। अभी तक इस तरह के 23 जो सबसे बड़े सम्मान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले, ये भारत को मिले, ये भारत का सम्मान है। उसके बाद वो कनाडा पहुंचे हैं और बेहतरीन स्वागत हुआ है। वहां पे G7 के समिट में वो शामिल होंगे और भारत के लिए सम्मान की बात है कि G7 का मेंबर न होते हुए भी जो ताकतवर देशों को स्पेशल इनवाइट किया गया है उसमें भारत का नाम है। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, विश्व के नेताओं से मुलाकात होगी
और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। ऐसे भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका वो पहला G7 मीटिंग उनकी पहली है और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है, उसकी बधाई भी मिलेगी। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।